हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपनी नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। भाई मेरे, मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, विभाजन एल्गोरिथ्म को देखा था, डिवीजन एल्गोरिथ्म को समझा था। ठीक है, उस पर आधारित हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी बुक में आपके, मैंने वो सारे क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था और मुझे उम्मीद है कि आप भी भली भांति अच्छे से समझे होंगे। आज जिस क्वेश्चन पर मैं चर्चा करने वाला हूं वही बेस पर आधारित है, वही सवाल जो है वही कंसेप्ट पर आधारित है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, थोड़ा सवाल का जो है मतलब क्या कहते हैं, चर्चा का विषय जो है कुछ समय का ज्यादा है, लेकिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक के लिए भी काफी वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथ्म के चैप्टर में वो काफी जो है एक मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए आज मैं उसी चैप्टर को स्टार्ट करता हूं, और स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन उस चैप्टर में से कुछ और क्वेश्चन बच रखा है। मैं सोच ये रहा हूं कि पूरी तरह से उस क्वेश्चन के चैप्टर को एंड कर देता हूं, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है, तो चलिए इससे पहले आप पूरी तरह से फिट हो जाइए, तैयार हो जाइए। यदि आप बिल्कुल डीमोटिवेट हैं, यानी यदि आपके माइंड में किसी तरह कोई बोझ है, तनाव है, टेंशन है, प्रेशर है, तो आपसे रिक्वेस्ट है सारे को किसी को किराए पर दे दें और मेरे साथ 5 या 10 मिनट बने रहें। आपके लिए काफी समय इंपॉर्टेंट समय है और मैं ये चाहूंगा कि एक अच्छा कंसेप्ट आपको दूं, एक अच्छा बेस दूं, ताकि आपको आगे मैथ के प्रॉब्लम में किसी तरह का जो है मैथ के कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। यदि आप मेरी बात को समझ गए हैं तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को यदि आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज ये सारे काम को कर दें ताकि मैं काफी अच्छे ढंग से एक अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं। आइए भाई, चलिए अब हम लोग बिना इधर उधर की बात करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है और वह जो क्लास का जो चैप्टर है डिवीजन एल्गोरिथ्म का है, उसमें कुछ क्वेश्चन बच चुके हैं। मैं चाह ये रहा हूं कि वो सारे क्वेश्चन को एंड कर दूं। यदि आपके सामने पहला क्वेश्चन अब ये रहा, आइए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। ये आपके सामने जो है मैं बोर्ड के ऊपर पहला क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं, लिखने जा रहा हूं। आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे, मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए आइए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है भाई मेरे, यदि बहुपद है, यदि कोई बहुपद दे रखा है, यदि कोई बहुपद है, ठीक है, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x² अब प्लस एक्स अब प्लस 1 के शून्यक, इतना के शून्यक जो है, ठीक है, इतना के शून्यक जो दे रखा है a माइनस बी है और उसके बाद a है और फिर आपका a प्लस बी है। ठीक है, ये शून्यक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, a बराबर b बराबर वाट। यानी आइए मैं पहले क्वेश्चन को पूरे अच्छे ढंग से एनालिसिस करता हूं, व्याख्या करता हूं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। जिस तरह से हर क्लास में मैंने अपने क्वेश्चन जो आपको मैं देता था, लिखाता था, वो सारे क्वेश्चन को एक अच्छे ढंग से आपको समझाता था, क्योंकि क्वेश्चन का मेन पार्ट होता है समझना। यदि आप क्वेश्चन को समझ जाओगे तो काफी लंबे समय तक आप अपनी मेमोरी में फिट कर सकते हो, लंबे समय तक आप उस पर बिना प्रैक्टिस किए भी आप काम चला सकते हो, यदि आपका अंडरस्टैंडिंग पावर, समझने का तरीका सही है तब। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझना शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है भाई मेरे, यदि कोई बहुपद है, यानी चैप्टर जो पॉलिनोमियल की बात है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक दे रखा a माइनस बी, a और a प्लस बी है, तो a बराबर b बराबर वाट। यानी इसका मतलब ये हुआ a और b का मान ज्ञात करना, a और b का मान ज्ञात करना। ठीक है, a और b का मान ज्ञात करना। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं ये कैसे बनेगा। ठीक है, यहां पर आपके सामने अभी तक कल का जो क्वेश्चन हम लोगों ने समझते थे, वो एक कोई भी px देता था, उसमें हम लोग gx से भागा देते थे, तब हम लोग भागफल ज्ञात करते थे, शेषफल ज्ञात करते थे। लेकिन आपके सामने क्या है कि ये तीन शून्यक, ये इस टर्म का बहुपद का टर्म है, फंक्शन है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 है, इसका शून्यक a माइनस बी, a प्लस बी है, और आपको ज्ञात करना a बराबर b बराबर वाट, a और b का वैल्यू। तो याद रहे मेरे भाई, एक बार थोड़ा सा हम लोग पिछले वाले क्लास को गौर करेंगे। पिछले वाले क्लास पर जब चर्चा करते हैं तो पता ही चलता है कि ये फंक्शन जो बहुपद दे रखा है इसका पावर 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये त्रिघात बहुपद है। कितना बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। यदि पावर में 2 रहे तो द्विघात बहुपद है, पावर में 1 रहे तो रैखिक बहुपद है। ये सारी चीज पर मैंने कंसेप्ट दे दिया
था पिछले वाले क्लास में, जो मैंने बहुपद का बेस क्लास पढ़ाया था। तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद रहेगा तो उसका शून्यक भी 3 होगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? मैंने कह रहा हूं कि यदि त्रिघात बहुपद है तो उसका शून्यक भी यानी चर राशि का मान भी 3 निकलेगा। ठीक है, यदि द्विघात बहुपद है तो उसका शून्यक 2 निकलेगा। ठीक है, यदि रैखिक बहुपद है तो उसका शून्यक वो 1 निकलेगा। बात समझ में आया कि नहीं? यदि 4 घात वाला बहुपद है तो उसका शून्यक जो है तो 4 निकलेगा। उसी तरह से जब हम देख रहे हैं त्रिघात बहुपद है तो इसका शून्यक 3 है, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है a - b a+b है। तो इसके क्वेश्चन के सहायता से, इस शून्यक के सहायता से आपको वैल्यू ज्ञात करना है कि a और b का मान क्या होगा। तो आइए मैं उस क्लास को याद दिलाता हूं कि मैंने बताया था कि त्रिघात बहुपद जब होता है तो उसके कंसेप्ट में बताया था मैं कि शून्यकों का योग जो होता है -b/a होता है। याद दिला देता हूं कि जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के नाम से जानते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है -b/a होता है। फिर हम लोग क्या जानते थे? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के लिए फॉर्मूला जानते थे -d/a होता था। ठीक है, फिर हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा और प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा के लिए फॉर्मूला जानते थे c/a होता था। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला को, सूत्र को मैंने त्रिघात बहुपद में काफी अच्छे ढंग से बताया था, एक अच्छा कंसेप्ट दिया था। क्या हुआ था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए फॉर्मूला -b/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के लिए -d/a होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या होता है? c/a होता है। ये सारी चीज को मैंने काफी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया था। ठीक उसी तरह से यदि हम ये वाले सूत्र अगर मेरे याद है भाई मेरे, तो ये सूत्र के सहायता से हम a और b का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? आइए मैं बनाता हूं। देखिए, अब मैं बनाना जब शुरू करता हूं तो हम लोग जानते हैं कि त्रिघात बहुपद है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या है कि इसका हम a, b और c का वैल्यू ज्ञात कर लें, a, b और c का। तो हम जानते हैं कि एक्स क्यू के जो कॉफिशिएंट होता, गुणांक होता, उसको a के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक्स क्यू का कॉफिशिएंट पूछना तो 1 है, तो पता ही चला कि a का वैल्यू 1 आया। और एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को b के नाम से जानते हैं, तो b एक्स स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो बच रहा है वो b कहलाया, यानी ये -3 है b का वैल्यू। बाकी जो हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि x के कॉफिशिएंट को c कहते हैं, तो x का कॉफिशिएंट कितना 1 है, तो ये हो गया c 1 हो गया। अब बाकी जो बच गया अचर राशि यानी 1 जो हो गया, कांस्टेंट जो हो गया वो d है, उसका मान कितना 1 है। यानी ये 4 चीज की अगर आप प्राप्ति कर लेते हैं तो आसानी वे में शून्यकों का योग पूछे, शून्यकों का गुणनफल पूछे या दो शून्यकों के गुणनफलों का योग पूछे तो आप काफी अच्छे ढंग से बना देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं कि शून्यकों के योग के रिस्पेक्ट में देखते हैं। शून्यकों का योग बनाते हैं। ठीक है, शून्यकों का योग, कौन सा शून्यक? तो त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि -b/a होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? -b/a होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए। तो यहाँ पर -b, तो b का वैल्यू कितना? -3, ऑलरेडी फॉर्मूला होता है -b, और माइनस जो है ये पहले से है तो इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, और a का वैल्यू कितना है भाई मेरे? 1 है। ठीक है, माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा यानी 3 हो गया। ये पता ही चला कि यहाँ पर हम देखते हैं क्या कि शून्यकों का योग है, तो शून्यकों का योग के लिए फॉर्मूला -b/a, और आपके सामने जो शून्यक है ये इस तरह से है, यानी तीनों अल्फा का काम कर रहा है a - b, बीटा का काम कर रहा है a कर रहा है, और गामा का काम a + b कर रहा है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे, a - b प्लस a, और प्लस जो होगा भाई मेरे a + b। आप देखोगे कि -b से +b क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जब कट जाएगा तो a, यानी इस तरह से हम देख रहे हैं कि 3a बराबर 3 बचा, तो a का वैल्यू 1 आया। a का वैल्यू कितना आया? 1 आया। तो इसके रिस्पेक्ट में ये चीजों को जब हम लोगों ने बेस जाना तो आसानी वे में a को ज्ञात कर लिया अकॉर्डिंग टू त्रिघात बहुपद से। अब हम लोग आते हैं b के पास कि अब मेरे को ज्ञात करना है a b और b भी, तो b के रिस्पेक्ट में कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाएं जो हम b के पास पहुंच जाएं। बात समझ में आया कि नहीं? कौन सा ऐसा सूत्र लगाएं जो b के पास पहुंच जाए? तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि शून्यकों के योग के लिए -b/a फॉर्मूला होता है। शून्यकों का गुणनफल जब देखते हैं तो -d/a होता है। तो चलिए त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला लाते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या भाई मेरे? गुणनफल।
इसके लिए क्या होता है कि फॉर्मूला c बाई ए होता है, माइनस डी बाई ए होता है, सॉरी माइनस डी बाई ए होता है। और डी क्या है, शून्यकों का गुणनफल का मतलब a माइनस बी एक है शून्यक, और दूसरा जो शून्यक है a है, और तीसरा शून्यक है भाई मेरे a प्लस बी है। ठीक है, इतना कर देंगे। और d का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में मैंने निकाला 1 है, तो ये हो गया -1, और a का वैल्यू कितना कुछ ना, तो यहाँ पर 1 दे रखा है। ठीक है, अब a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये मल्टीपल a हो गया, और ये 1 हो गया। ऑलरेडी क्वेश्चन में आपने a का वैल्यू ज्ञात कर लिया है, कितना ज्ञात किया, 1 ज्ञात किया, a का वैल्यू पुट कर दे, 1 माइनस बी का स्क्वायर, और ये हो गया 1 हो गया, और ये 1 हो गया, 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर भाई मेरे 1 हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बराबर, यहां पर 1 माइनस बी स्क्वायर, यहीं पर कहीं पर तो कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना, माइनस डी बाई होता, सॉरी ये माइनस डी है, तो -1 होगा, -1 होगा, -1 होगा, तो ये -1 आ गया, ये -1 आ गया, और -1 इधर आ गया। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर बराबर ये हो गया -2, यहां से यहां कट गया, b बराबर हो गया √2 हो गया, यानी प्लस माइनस b का जो मान आया, एक पॉजिटिव में √2 आएगा और एक निगेटिव में √2 आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? हम लोगों ने त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, जो बेस कहता है, उस बेस के सहायता से शून्यकों का योग के पास जब गए, तो वहां पास भाई मेरे हमने ज्ञात कर लिया, वो क्या ज्ञात कर लिया, 3 ज्ञात कर लिया, a का मान। अब a का मान जब 3 ज्ञात कर लिया, तो शून्यकों का गुणनफल को जब तलाश किया, तो वहां पर देखा कि माइनस डी बाई ए होता है, तो d का वैल्यू हमने प्राप्त किया 1 अकॉर्डिंग टू त्रिघात बहुपद से। ठीक है, और a का वैल्यू 1 यहां पर पुट कर दिया -1। अब -1 तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहां पर आपको चेहरा कुछ दिख रहा होगा कि a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम a का वैल्यू यदि हम पुट कर देते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि आसानी वे में हम b के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर देखा तो -1 हुआ, माइनस बी स्क्वायर बराबर प्लस में इस साइड में इक्वल की गया माइनस में, -2, b का वैल्यू 2 आया, पता ही चला b का वैल्यू √2 आया, एक पॉजिटिव में आया और एक निगेटिव में आया। यही क्वेश्चन आपसे चाह रहा था, और यही क्वेश्चन का एंड पॉइंट था, यानी यहीं तक क्वेश्चन की समाप्ति थी। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन के कंसेप्ट को आप भली भांति समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ आपको बेस अच्छे से कंप्लीट करना, बेस पर अच्छे से ध्यान देना, बाकी सारा क्वेश्चन एक आसानी वे में आप बनाते हुए आगे की ओर चल जाएगा। चलिए, अब हम लोग भाई मेरे अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। चलिए, अब इसको हटा देते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन कहता है उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। आज के क्लास का हर एक क्वेश्चन काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सिर्फ आपका काम है कि मेरे साथ आप बने रहो, इधर उधर आप अपने माइंड को डाइवर्ट ना करें, बिल्कुल जो है माइंड केंद्रित रखें, क्योंकि आपको कुछ सीखने वाले हैं, कुछ समझने वाले हैं। आइए आज हम ये क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कि 3x4 है और प्लस 6x³ है, और माइनस जो है भाई मेरे 2x² है, और माइनस 10x है, और उसके बाद -5 है। ठीक है, कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें, अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें, अन्य सभी शून्यक को ज्ञात करना, शून्यक ज्ञात करें, अन्य सभी शून्यक क्या करें, ज्ञात करें। यदि आगे की ओर कहता है कि यदि इसके 2 शून्यक दिया हुआ है, इसके 2 शून्यक, 2 जो शून्यक है भाई मेरे, 2 शून्यक जो है √5/3 है, और एक अगला जो शून्यक है √5/3 माइनस में है। ठीक है, एक जो है शून्यक माइनस है। अब देखो यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन को आपको समझना है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आप क्वेश्चन का जो लेवल है भाई मेरे, वो मतलब इसी तरह का लेवल में आता है। अब आपको थोड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जामिनर, क्या होता है कि वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो है सेटिंग करने वाले स्कॉलर जो होते हैं, वो एक ऐसा क्वेश्चन रखते हैं जो बच्चों को कुछ पल के लिए उलझाए। ठीक है, कुछ पल के लिए आपके माइंड को मतलब स्टॉप करने की कोशिश करे, वहां पर थोड़ा सा आपको प्रेशर बनाए। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को आपको
काफी बारीक तरीके से समझना पड़ेगा, तभी आप समझेंगे, वरना क्या होगा कि वहां पर आप समझने में थोड़ा सा अगर चूक करते हैं तो फिर आपका नंबर जो है बिल्कुल जो है माइनस की तरफ चल जाएगा। बात समझ में आया? तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपके सामने ये बहुपद का फंक्शन है जो 4, इसका x का चर राशि का जो मैक्सिमम पावर है 4 है, तो इससे मतलब आपको ये समझना चाहिए कि इसका जो शून्यक निकलेगा 4 निकले, यानी x का जो वैल्यू आएगा, x का जो मान आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। और अन्य सभी शून्यक ज्ञात करें, यानी 4 शून्यक को ज्ञात करना है। यदि आगे कहता है कि 2 शून्यक दिया हुआ है √5/3 और 1 दिया हुआ है -√5/3, इसी के सहायता से आपको अन्य 2 शून्यक के पास जाना है। जैसा मैंने कल के क्लास में बताया था भाई कि यदि x + 2 है और इज इक्वल टू शून्यक ज्ञात करना है तो 0 देते हैं, तो x का वैल्यू क्या है -2 है, x का वैल्यू क्या लिखते हैं हम -2 है। तो -2 का मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरह से अगर x का वैल्यू -2 पुट करते हैं, ये पूरे फंक्शन को 0 कर देता है, शून्यक बना देता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो ठीक उसी तरह से कि यहाँ पर -2 यदि एक शून्यक दे रखा तो इसका मतलब यह हुआ होगा कि पहले कुछ इस तरह का इसका चेहरा रहा होगा, तब तो ये -2 आया, यानी x + 2 = 0 रहा होगा, तब x का मान -2 रहा होगा। जस्ट उसी तरह से आपको समझना है कि इसका जो पहला जो शून्यक है भाई मेरे √5/3 पॉजिटिव है और यहाँ पर -√5/3 है, तो इसका मतलब ये चेहरा कुछ इस तरह का, यदि पॉजिटिव है तो इसका मतलब हुआ कि -√5/3 ये रहा होगा, और ये अगर निगेटिव है तो ये x + √5/3 रहा होगा, तभी ये फंक्शन ऐसा बना होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैंने जिस तरह से अभी एग्जांपल दिया था, एक छोटा सा क्वेश्चन x + 2 पर रखा था, ठीक उसी तरह से मैं बता रहा हूं कि ये जो पहला यदि शून्यक √5/3 पॉजिटिव है और यहाँ पर -√5/3 है निगेटिव है, तो इसका मतलब ये पहले कुछ इस तरह से रहा होगा और ये इस तरह से रहा होगा, और ये दोनों का जो फैक्टर है, ये दोनों जो जब आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी तरह से इसको जो है काट देगा, यानी इसका शेषफल रिमाइंडर 0 होगा। बात समझ में आया कि नहीं? यानी जिस तरह से कल के क्लास में मैंने बताया था क्वेश्चन कि ये इसका गुणनखंड होगा। एज एग्जांपल यदि 15 का गुणनखंड 5 और 3 है, तो इसका मतलब 5 से जब 15 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से रिमाइंडर जो होता है वो 0 आता है। उसी तरह से जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इससे जब डिवाइड किया जाता है तो वहां पर क्या होना चाहिए? रिमाइंडर 0 होना चाहिए, और जब रिमाइंडर 0 होगा तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह जो चीज है इसका गुणनखंड है, इससे पूरी विभाज्य, इससे कटने वाला। बात समझ में आया कि नहीं? अब हम लोग प्रोसेस को आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो भाई मेरे x - √5/3 x + √5/3 है, ठीक है। इसका जो 2 शून्यक दिया हुआ है और इस 2 शून्यक के सहायता से हम और अदर शून्यक के पास जा रहे हैं, 4 शून्यक को ज्ञात करना, 2 और ज्ञात करना। a - b हो गया, a + b हो गया, तो हम कह सकते हैं कि यह जो चेहरा है a - b हो गया और a + b हो गया, इसका मतलब हुआ कि a² - b², ठीक है। a का काम x कर रहा, b का काम √5/3 हो रहा, तो यह इसका मतलब हुआ a² और -b² हो गया, √5/3 इतना हो गया। यहां पर देखते हैं तो x² आ गया, इससे ये कट गया, 5 क्या हो गया 3 आ गया, इतना आ गया। यानी आपके पास जो सामने आया x² - 5/3 आया। अब ये क्या है कि x² - 5/3 को x² - 5/3 को जब इससे डिवाइड करेंगे, ये पूरी तरह से इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इसका गुणनखंड होगा। अब हम लोग प्रोसेस को आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर क्या किया जाए कि मतलब आसानी वे में करने के लिए हम जो यहाँ पर फंक्शन लिखे हैं x² लिखे हैं और -5/3 आएगा, तो इसको हम एलसीएम में ले लेते हैं। तो 3x² आ गया, -5 आ गया, बटा क्या आ गया 3 आ गया। याद रहे कि बहुपद जो होता फ्रैक्शन में नहीं होता, ऊपर वाला लिया जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं अब क्या होगा कि 3x² - 5 इसी से मतलब रखना, ठीक है। ये नीचे वाला से नहीं ले, क्योंकि बहुपद जो होता वो मैंने बताया था कि पूरी तरह नीचे नहीं होना, ऊपर ही रहता, डिवाइड में नहीं आता। 3x² - 5 को 3x4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 से भाग देने पर विभाजन एल्गोरिथम का जो रूल है वो उसके हिसाब से क्या होगा, ठीक है। विभाजन एल्गोरिथम यहीं से क्या होगा, ये इसका गुणनखंड है, जब ये इसका गुणनखंड है तो 3x² - 5 को इतना से पूरे ये जो फंक्शन से भाग देने पर। अब हम लोग भाग देते हैं किसी तरह से, इसमें हम लोग भाग दे पाएंगे कि या नहीं। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, छोटा कुछ कर देता हूँ रफ में।
अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 3x² माइनस 5 हो गया भाई मेरे, और 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5 है। इससे इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं। मैंने बताया था कि विभाजन एल्गोरिथम का जो नियम कहता है 3x², ये पहले पार्ट से दोनों को मतलब रखेंगे, जो हम रफ करेंगे तो 3x4 है, ठीक है, और उसमें ये इसके पहले टर्म से जब डिवाइड करेंगे तो 3x² है, यहाँ से यहाँ कटा, ऊपर में x² बचा, यानी x² से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² बार लगेगा। अब जब x² बार लगाइए तो 3 में x² से होगा तो 3x4 हो जाएगा, ठीक है, और बाकी ये इससे -5x² हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गया होगा आपको। -5x² हो गया जब ये भाई मेरे, तो यहां पर देखो ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां पर ये क्या हो गया, कट गया, लेकिन 5x² और 6x³ को आप नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर इसके घात में 3 है, इसके घात में 2 है, ना तो ये जुड़ सकता है साथ में, ना तो ये घट सकता है। बशर्ते क्या कि इसमें जो मैंने बताया था कि जितना पावर बड़ा रहेगा उसको हम पहले लिखते हैं, उसके बाद वाले पावर को लिखते हैं उसके बाद वाले पावर की, यानी हम कह सकते हैं कि घटते क्रम में पावर को सजाते हुए फंक्शन को चले जाते हैं। अब देखेंगे 6x³ को हम इधर लिख देंगे और 5x² है माइनस 2x² है, तो इसमें से घट जाएगा तो बचेगा आपके पास 3x² बचेगा और माइनस 10x बचेगा, माइनस 5 बचेगा, ठीक है। अब उसी तरह से जिस तरह से प्रोसेस को अभी मैंने बताया था, ठीक उसी तरह से फिर आगे की ओर बढ़ेंगे हम। अब यहां पर पहले फंक्शन से मतलब रखना है 3x² में 6x³, फिर रफ करेंगे हम 6x³ को 3x² से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, x² यानी 2x हो गया, ठीक है, 2x हो गया। अब 2x से जब इधर इसको एक बार में लगा देंगे 2x के बार, 2x बार में जब इससे कर दिया मल्टीप्लाई करेंगे, लग गया, डिवाइड कर रहे हैं तो 3 दूनी क्या हो गया भाई मेरे भाई 6x हो गया, और ये x² और x हो गया, q हो गया, ठीक है, और ये हो गया माइनस 5 दूनी क्या हो गया 10 हो गया, यानी 5 दूनी 10 हो गया, x हो गया, ठीक है। आगे की ओर आप देखते रहें। अब उसी प्रोसेस में हम करेंगे, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव, यहां से एक चल गया। अब यहां पर x² है 10x है, ये दोनों आपस में नहीं मिलेगा, इसको छोड़ देंगे। अब 10x है और -10 ये खत्म हो गया, ऊपर वाला लिखा गया आपका 3x² माइनस 5 लिखा गया। इतना तो आप कर सकते हैं, यहां तक करने में, यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 3x² माइनस 5 है, आपका जो gx है जो डिवाइड कर रहे हैं जिसको, वो भी 3x² माइनस 5 है, एकदम बिल्कुल सेम हो गया। अब सेम जब हो जाए तो एक बार में आप डिवाइड कर दो, रूल कहता है, क्योंकि कोई वन बार में जब मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट या संख्या में होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब 3x² हो गया और माइनस 5 हो गया, इस तरह से ये पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दिया, और यहां पर ये पॉजिटिव निगेटिव है तो पॉजिटिव, ये कट गया, ये 0 आया। अब इसका मतलब यह हुआ कि यह जो मैंने इसीलिए बताया था कि जब इसका इतना काम आप कर दे मेरे भाई, तो यहां पर करने के बाद क्या हो जाए कि ये बिल्कुल जो है इसका गुणनखंड होगा। गुणनखंड का मतलब कि ये जो फंक्शन है इस पूरे फंक्शन को काट देगा और रिमाइंडर 0 आएगा। यही मैं बताया था पहले वाले क्लास में और थोड़ा देर पहले भी चर्चा किया था। अब जब रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब आपके सामने ये पार्ट बचा। क्या बचा? एक पार्ट। आपने 2 शून्यक तो ज्ञात कर लिया। अब जब 2 शून्यक और जो बचा तो जो भागफल दे रखा है इसके सहायता से 2 अन्य शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 अन्य शून्यक ज्ञात करने के लिए, 2 अन्य शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर प्रोसेस देखेंगे कि x² प्लस 2x है भाई मेरे, अब प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि मैंने बताया था कि शून्यक ज्ञात करने के लिए पूरा फंक्शन का वैल्यू 0 मानना पड़ता है, ठीक है। अब x², अब आपको देखोगे गुणनखंड विधि से x² प्लस हो गया, x हो गया, प्लस x हो गया, प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x प्लस 1 हो गया, प्लस 1 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू 0। इधर x प्लस 1 फिर एक बार कॉमन लेंगे, x प्लस 1 हो जाएगा, यानी x का 2 मान निकलेगा, x बराबर -1 आ जाएगा, इधर भी x बराबर जो आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। यानी हम पता चला कि इसका ऑलरेडी जो किताब में चर्चा था, शून्यक दे रखा था क्वेश्चन में √5/3 और एक -√5/3। इस प्रोसेस को, शून्यक को, जो हम लोग रूल को फॉलो किया, नियम के हिसाब से विभाजन एल्गोरिथम को जाना, तो उसके सहायता से हम लोग इस भागफल को प्राप्त किया। भागफल को जब 0 माना शून्यक निकालने के लिए, वहां पर अदर शून्यक, 2 अन्य शून्यक जो बच रहा था उसको हम लोग ज्ञात कर लिया। यानी x का 2 माना, x का जो मान
है वो -1 आया। तो इसका जो 4 शून्यक आया, ये पहला शून्यक आ गया √5/3 जो दे रखा है, दूसरा हो गया -√5/3 और एक हो गया -1 और एक हो गया -1। यही इसका 4 शून्यक है। इसीलिए मैंने बताया था कि जितना भी फंक्शन का पावर, चरराशि के पावर जितना मैक्सिमम पावर रहेगा वही उसका शून्यक उतना कहलाएगा। 4 शून्यक था तो आपके सामने मैंने चारों शून्यक निकाल दिया। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन को आप भली भांति समझ गए होंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहां तक समझने में नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को आगे की ओर चलते हैं। चलिए आप मेरे साथ सिर्फ बने रहें, मैं सारे क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे वे में आपको बताऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट को समझने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके, आप आसानी वे में सारे कंसेप्ट को समझ जाएं। बिल्कुल जो है बोझ तरीका ना हो पढ़ने में, आपका माइंड ऐसा लगे कि मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शानदार क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में दे रखा है। आइए वैसे क्वेश्चन से भी हम लोग समझ जाते हैं। क्वेश्चन ये है भाई मेरे कि 2x4 है और -3x³ है और -5x² है और +9x है। ठीक है, और -3 के सभी शून्यक ज्ञात करें। सभी शून्यक ज्ञात करें। सभी शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, सभी शून्यक ज्ञात करें। यदि 2 शून्यक इसका दे रखा है, यदि 2 शून्यक वही क्वेश्चन पर आधारित हैं, 2 शून्यक √3 और -√3 हो, -√3 हो तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जैसा मैंने अभी क्वेश्चन का अरेंजमेंट किया था, बताया था, उसी बेस पर आधारित आपके सामने ऐसा एक और प्रैक्टिस आ गया। मैं ये चाहता हूं कि मैं ये भी क्वेश्चन को आपके सामने बना दूं ताकि आपके अंदर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, कोई टेंशन हो, बिल्कुल जो है इस क्वेश्चन के बनाए हुए तरीके से दूर हो जाए। चलिए भाई अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। हल लिख दिया, उसके बाद क्या करेंगे हम, मैंने बताया था कि 2 शून्यक, एक √3 एक -√3, यानी यहाँ पर एक हो जाएगा पॉजिटिव है तो -√3 इस तरह का होगा और एक निगेटिव है तो +√3 होगा। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट आया, ये प्रोडक्ट से जब मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो इसका जो गुणनखंड आएगा ये पूरी तरह से इसका गुणनखंड होगा, और जब इसका गुणनखंड होगा तो इससे इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो x² हो गया -√3 का स्क्वायर, क्योंकि a + b a - b, तो x² हो गया -3। अब हम लोग क्या करेंगे, x² -3 जो है क्या हो जाए, x² -3 को इतना को x² -3 से 2x4 -3x² -3x³ -5x² +9x और -3 से भाग देने पर। ठीक है, भाग देने पर ये इतना कर देंगे हम, भाग देने पर, क्योंकि क्या होगा कि ये इसका गुणनखंड होगा, तो गुणनखंड होगा तो जब इससे इसको भाग देंगे तभी 2 अन्य शून्यक के पास ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भागफल के सहायता से 2 अन्य शून्यक के पास गया था उसी तरह से। तो यहाँ पर भाग देंगे मेरे भाई, x² -3 से क्या देंगे भाग, 2x4 से, 2x4 -3x³ -5x² और +9x और -3। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर 2x4 है, फिर उसी तरह से रफ करेंगे, 2x4 को इधर वाले पहले टर्म को जानेंगे, x² से डिवाइड करेंगे, ये हो गया, यानी ये 2x² हो गया। अब ये जो बात आया आपके सामने, ऐसे ही रूल को आप फॉलो करें ताकि आपको टेंशन ना हो। बहुत ऐसा होता है जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, बना दोगे तो डायरेक्ट यहाँ से 2x² से लगाओगे, लेकिन आप जो है टेंशन नहीं ले, ऐसे करके भी बनाइएगा तो किसी तरह कोई टेंशन नहीं है। अब 2x² के यहाँ इतना बार में लगा देंगे। ठीक है, 2x²। अब आपका काम ये होना चाहिए कि ये पूरा x² -3 को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। पहला टर्म x² है तो x² को 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा टर्म -3 है तो -3 को 2x² से करेंगे। इतना करने के बाद देखते हैं क्या होता है। अब x² और 2x² तो पता ही चलेगा कि 2x4 होगा। ठीक है, और -3 3 दूनी, पहले अंक में मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस हो गया 6 और 3 दूनी 6 x² हो गया। इतना कर लेंगे, बाकी आपका काम नहीं है। अब बीच में एक लंबा सा लाइन दे देंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जब लंबा लाइन देंगे, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, ये चल गया। अब देखो मेरे भाई -3x³ है +6x² है, ये दोनों आपस में टैली नहीं कर रहा, यानी दोनों इक्वल नहीं है।
यानी क्या है, ये दोनों दुश्मन, ये बोल रहा है कि आप अलग रहो हम अलग रहेंगे, ये दोनों साथ में नहीं रहना चाहता है। तो अब क्या करेंगे, मैंने बताया था कि जितना का पावर चर राशि का जो बड़ा रहेगा उसको पहले लिखते हैं। तो ये -3x³ तो हम माइनस देंगे, 3x³ देंगे, ठीक है। अब +6x² -5x², तो पता ही चला कि x² हो जाएगा, घट जाएगा, बात समझ में आया कि नहीं। अब फिर +9x हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इतना तक आप करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये -3x² हो गया, +x² हो गया, +9x -3। फिर एक बार प्रोसेस को आगे चलेंगे, क्योंकि तब तक आगे चलते रहना है जब इसका गुणनखंड है। तो गुणनखंड होने का मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से उससे वो विभाज्य, पूरी तरह से वो कट जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, यानी शेषफल 0 आएगा। अब यहाँ पर -3x³ है, ये आपके सामने माइनस में आ गया पहले, तो हम सबसे पहला काम करें माइनस में लगा दें। अब 3x³ लाना है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई कि यहाँ पर 3x से गुण मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 3x से। अब जिस तरह से पहले वाले टर्म को मल्टीप्लाई किया उसी तरह से अब इससे मतलब रखना, ना कि इससे मतलब रखना, ठीक है, इससे नहीं, इस पर चलना, -3x से मतलब रखना। तो x² में -3x से करेंगे तो -3x³ हो गया, और माइनस गुने माइनस हो गया भाई मेरे प्लस हो गया, और ये हो गया 3×3 9x हो गया, ठीक है। अब ये प्रोसेस नहीं आगे क्यों मल्टीप्लाई करना, ठीक है, इतना कर देंगे, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, प्लस से तो माइनस। अब देखो ये कट गया, x² +9x, ये दोनों आपस में दुश्मन है, जिस तरह से पहले बताया था। ये -9x अब बन गया, अब ये +9, यहाँ से ये कट गया, ठीक है। अब थोड़ा सा अपने आंख को फाड़ के बनाए, आंख को देख के बनाए, माइंड को कंट्रोल करके बनाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पेन चल रहा, माइंड बिल्कुल स्टॉप है, तो वैसे में क्या होगा कि आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन को नहीं डील कर पाओगे, फिर आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। अब -9 ये कट गया, अब आगे देखा x² बचा, -3 बचा, यही प्रोडक्ट, इतना ये कट ही गया, ये कट गया, आपके सामने +x² बचा और -3 बचा। अब क्या करोगे, अब यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो ऐसे कंडीशन में हम 1 बार में लगा देंगे प्लस में। अब 1 बार में लगाए तो x² हो गया, -3 हो गया, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, ये चल गया, आपके सामने रिमाइंडर क्या आया, 0। यही इसका कहने का मतलब था जो मैंने बताया। मैंने क्या बताया था कि जब 0 का मतलब कि ये पूरी तरह से इसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड का मतलब जब ये टर्म को इससे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब हम लोग दो शून्यक तो पता था, एक शून्यक √3 था, दूसरा शून्यक -√3 था, लेकिन अन्य दो शून्यक ज्ञात करने के लिए अब हम लोग भागफल के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं, भागफल के। और भागफल के पास जाने के लिए क्या है, इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए ये पूरे भागफल वाले फंक्शन को हमें 0 मानना है। शून्यक, दो अन्य शून्यक के लिए अब हम लोग जाते हैं, दो अन्य शून्यक यहाँ पर कुछ हिंदी लैंग्वेज लिख देंगे ताकि ऐसा लगे कि हम बिल्कुल रूल के हिसाब से सजा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमें रटाया गया है। दो अन्य शून्यक के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2x² -3x और +1 = 0, ठीक है। इतना बात तो समझ में आ गया, इज इक्वल टू क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा हम इसे डील करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस जो हो जाएगा भाई मेरे एक -2x हो जाएगा, प्लस हो क्या होगा, x होगा, +1 होगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर 2x से कर लेंगे, ये यहाँ पर x -1 बचा, और प्लस जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, -3x से -2x से यहाँ पर आ जाएगा माइनस में x आ जाएगा, ठीक है। -1 से क्या, x -1 आया, इज इक्वल टू 0। क्योंकि गुणनखंड बताने की जरूरत नहीं, ये आपने क्लास 8th क्लास में 9th क्लास में ये सब चीज़ों की जानकारी दे चुके हैं, चर्चा हो चुका है, इसलिए मुझे ये सब देने की जरूरत नहीं है। x -1 को यहाँ से कॉमन लेंगे, x -1 हो गया आपके सामने, 2x -1 = 0। अब x -1 = 0 दो वैल्यू में बदलेगा, 2x -1 = 0, 2x बराबर भाई मेरे 1 आ जाएगा, x बराबर भाई मैंने 1/2 आ जाएगा, और x बराबर ये 1 आ गया। पता ही चला कि ये जो ऑलरेडी क्वेश्चन में जो दो शून्यक दे रखा था, एक का नाम √3, एक का नाम -√3, और एक दो शून्यक के सहायता से हम दो अन्य शून्यक ज्ञात किया, एक का नाम 1 और एक का नाम 1/2। यानी हम कह सकते हैं कि चार जो शून्यक आया, ये पहला √3 आया, दूसरा -√3 आया, और उसके बाद 1 आया, उसके बाद आपके सामने क्या आया, 1/2 आया। यही इसका शून्यक का मतलब आंसर हुआ। यानी चार शून्यक जो ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, मैंने काफी आसानी वे में आपके सामने रख दिया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गया होंगे, कहीं भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग भाई मेरे अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो चीज को मैं बताने जा रहा हूं।
चलिए आप मेरे साथ बने रहें, बिल्कुल आप घबराएं नहीं। मैं सारे क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे वे में आपको बताऊंगा, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने दूंगा। बिल्कुल आप मेरे साथ सिर्फ आप बने रहना है, आपको इधर उधर नहीं भटकना है अपने माइंड को, ना ही अपने कलम कॉपी को। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पास आते हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक का सबसे लाजवाब क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में दम है वह क्वेश्चन के पास मैं जा रहा हूं। आइए क्वेश्चन है क्या, x4 माइनस 4x³ और प्लस 4x है, ठीक है, और -1 के सभी शून्यक ज्ञात करें, के सभी शून्यक ज्ञात करें, सभी शून्यक ज्ञात करें, सभी शून्यक ज्ञात करें, सभी शून्यक ज्ञात करें। अब ज्ञात करें यदि दो शून्यक दे रखा, दो शून्यक क्या है, 2 + √3 है, ठीक है, और एक जो है एक क्या है 2 - √3। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आइए हम समझते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। आपके सामने भाई मेरे एक फंक्शन है x4 - 4x³ + 4x - 1 के सभी शून्यक ज्ञात करें यदि दो शून्यक इसका 2 + √3 है, 2 - √3 है। अभी तक तो हम लोग दो शून्यक जो पढ़ रहे थे वो या तो √2 देख रहे थे, -√2 देख रहे थे, या तो √3 देख रहे थे, -√3 देख रहे थे। लेकिन आपके सामने कुछ इस तरह का बड़ा है तो आप इससे डरना नहीं, इससे आपको घबराना है, बशर्ते कि आपको मेरे साथ बने रहना। मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे रास्ते को चलना है, और आसानी वे में से जो कठिनाई है, जो मुसीबत है, जो परेशानियां हैं, उसको हटाना है और अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो शून्यक है, प्रोसेस वही करेंगे, थोड़ा सा खाली माइंड को थोड़ा गहराई में जाएंगे तो हम पाएंगे कि हम ऐसे क्वेश्चन को भी डील कर देंगे आसानी वे में। आइए हम समझते हैं क्या करें, हम बनाना शुरू करते हैं भाई मेरे। बनाना जब शुरू करते हैं तो इसका दो रूल जो था मैंने बताया था कि जब √2 था और एक -√2 था तो इसका मतलब क्या होता था, x - √2 होता था इसके लिए, और इसके लिए हम लोग क्या करते थे x + √2, क्योंकि इतना बड़ा जब 0 करेंगे तो x का मान माइनस में आ गया, इतना बड़ा 0 के x का मान प्लस में आ गया, यही प्रोसेस रूल कहता है। ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे कि x तो हर हाल में रखना है, एक या यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर 2 + √3 है, बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर 2 + √3 है, इसका मतलब ये 2 पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ होगा 2 + √3 हो गया, ठीक है। एक फंक्शन तो ये शून्यक आया। दूसरा क्या निकला होगा, x माइनस होगा, ये भी तो माइनस में आया होगा पॉजिटिव में, तो इसको भी हम छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि समझने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो। यही इसका शून्यक का अंदाज होगा, यही चीज को आपको सजाना था। यदि ऐसा अरेंजमेंट आप कर लेते तो फिर आसानी वे में अब इसमें कोई जान नहीं रहा, बिल्कुल ये जो है मतलब एक पतला सा बन गया। पहले ये काफी मोटा था, लेकिन अब इसको जब हम लोगों ने माइंड अपना लगाया, टेंशन इसका दूर कर दिया, अब इसको हम आसानी वे में समझते हैं। मैंने क्या बोला, आपका आंसर होगा कि सर दोनों को आपने माइनस में लिया। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपने दोनों को माइनस में क्यों लिया, अभी देखते थे एक प्लस में x प्लस करते थे, x माइनस करते थे, लेकिन ऐसा इसलिए किया कि ये 2 + √3 है, मेरे इससे वाले वैल्यू से मतलब नहीं है, ना प्लस से ना माइनस से। मैं ये फंक्शन को देख रहा हूं कि ये जब इसको आप ब्रैकेट में कर दिया तो इसका मतलब x का मान ये 2 + √3 आएगा, इसको भी ब्रैकेट में किया तो x का मान जो होगा 2 - √3 होगा। इतनी बात समझ में आया, मुझे उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या करें कि जिस तरह से पहला जो प्रोसेस था मल्टीप्लाई का, ऐसा करने पर वही रूल को यहाँ पर फॉलो करें। चलिए भाई अब यहाँ पर देखें, क्या देखें, इसके रूल को जब फॉलो करेंगे तो वहाँ पर क्या देखते थे कि x + √2 रहता था, और यहाँ पर क्या देखते थे x - √2 रहता था। तो आपको यहाँ पर कुछ दिखता था कि a + b a - b, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, a - b a - b दोनों इक्वल है, और उसमें इक्वल में भी कुछ टर्म अलग दिख रहा है, ठीक है। आप जल्दी से ऐसा ना करेंगे a + b और a - b पर तोड़ देंगे, नहीं, आपको थोड़ा सा देखना है। a + b और a - b तभी करना है जब a का वैल्यू भी दोनों में सेम दिखे और b का वैल्यू भी दोनों में सेम दिखे, बीच में प्लस और माइनस का साइन हो, तब a + b वाले सूत्र पर, a² - b वाले सूत्र पर फॉलो होता है। लेकिन यहां पर कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हम a का वैल्यू x दिख रहे हैं, लेकिन बीच में माइनस, यहां भी माइनस, जो रूल को फॉलो नहीं करता, फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता। लेकिन यहां पर b का वैल्यू 2 + √3 है और यहां
यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी b का 2 अलग मान है, तो ऐसे कंडीशन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र को, पैटर्न को, नियम को फॉलो नहीं करेगा। अब क्या करें, ठीक है, अब फिर घबरा नहीं। जब ऐसा हो जाए तो हम क्या करें, माइनस से इसको गुना करके देखें कि ताकि जब अंदर तक जाए तो हो सकता है कुछ चित्र अलग मिले, हो सकता है कि a माइनस बी वाले पैटर्न पर आ जाए। अब देखो भाई मेरे, x माइनस है तो ये माइनस में जब मल्टीप्लाई करें -2 होगा, प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3 हो जाएगा। इतना कर दें। अब ये फंक्शन इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पर करें x माइनस है तो -2 होगा और माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये फंक्शन इस तरह से दिख रहा है। अब आपको थोड़ा सा अपने माइंड को लगाना है, केंद्रित करना है, गहराई में जाना है, तो पता ही चलेगा कि हम देख रहे हैं क्या कि a और यहां पर a ये माइनस, ठीक है। तो फिर भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पैटर्न को, नियम को नहीं यूज हो रहा। लेकिन अब थोड़ा सा जब गहराई में जाते हैं तो पता ही चलता है। कुछ पल के लिए भाई मेरे इसको हम a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। इस पूरे फंक्शन को हमने क्या माना, a माना। और उसी तरह से देख रहे हैं, जब इसको a माना तो इसको भी हम a मान सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, x माइनस टू, यानी a वाले रूल को क्या किया, फॉलो कर दिया। अब यहां पर देख रहे हैं, जब ये पूरा a हो गया, जब ये क्या हो गया, पूरा a हो गया, तो बीच में ये माइनस है, बीच में प्लस है। अभी तक तो पता ही चल रहा है a माइनस बी और प्लस बी, यानी हो रहा। अब b देख रहे हैं तो हम क्या माने, √3 को b मान लें। यहां पर भी √3 को क्या मान लें, b मान लें। तो आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी हो गया और a प्लस बी हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही इसका अरेंजमेंट था, यही इसका सजाना था। यदि आपको ऐसे सजाने आ गया तो समझो कि क्वेश्चन को आपने बना डाला, इंड कर डाला। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी पर आधारित हम क्या करेंगे कि x माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे और b के जगह पर -√3 का स्क्वायर कर देंगे। यदि आप इतना कर दे रहे हैं तो समझिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a स्क्वायर माइनस बी, अब इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस जो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी 4x हो गया 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इससे 1 कट जाएगा, ये हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। यही इसका इंड पॉइंट होगा, यही इसका क्या होगा, इंड पॉइंट। a स्क्वायर माइनस बी, a माइनस बी को ऑल स्क्वायर पर जब तोड़ोगे भाई मेरे, तो ये a स्क्वायर होगा माइनस 2ab होगा प्लस बी स्क्वायर हो गया। मैंने डायरेक्ट कर दिया, किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। जब तोड़िएगा तो आप भी यही फंक्शन को पाइएगा। मैंने तोड़ा नहीं, मैंने डायरेक्ट आसानी वे में सेट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। जब ये हो गया तो आपका जो रूल अभी आपने इससे पहले वाले मैथ को पढ़ा था कि इसका मतलब ये हो गया कि जब आपने तोड़ने पर लास्ट स्टेप को यहाँ पर ला के थक गए, तो यह आपसे ये कहना चाहता है कि यह जो फंक्शन होगा, यह जो पार्ट होगा, ये इसका पूरी तरह से गुणनखंड होगा। यानी इतना को इतना से जब डिवाइड करिएगा तो बिल्कुल रिमाइंडर 0 आएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो भागफल की सहायता से हम अन्य शून्य को ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब हम क्या करें, अब ये क्या करते हैं हम लोग, अब ये वाले फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को ये क्या करेंगे, इतना से x4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x माइनस 1 को भाग देने पर क्या करेंगे, इतना को भाग देने पर। अब देखो, अब इधर हम लोग भाग देते हैं, क्या करते हैं, इधर भाग देते हैं। क्या फंक्शन आया, एक्स स्क्वायर आया माइनस 4x आया और प्लस क्या आया, 1 आया, ठीक है। यही ना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आया। आपके सामने दे रखा है x4 दे रखा है माइनस 4x क्यू दे रखा है, ठीक है, अब प्लस 4x दे रखा और माइनस 1 दे रखा। इससे इसको डिवाइड करिए, ठीक है। अब डिवाइड जब करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर x4 है तो x स्क्वायर से लगेगा, यानी ये आ जाएगा x4 आ जाएगा भाई मेरे, माइनस 4x क्यू आ जाएगा भाई मेरे, ठीक है। अब प्लस जो आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। x4 हो गया 4x क्यू हो गया, 4x हो गया, माइनस 1 आ गया, ठीक है। यही क्वेश्चन था आपके सामने भी। यही क्वेश्चन नंबर कितना था देख लेते हैं थोड़ा सा, कहीं पर कोई छूट, हाँ यही है, कोई छूट नहीं रहा। अब यहाँ पर जब ये हो गया तो आगे की ओर जब प्रोसेस को करते हैं तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, ये हो गया आपका
निगेटिव, इतना कर दिया। ठीक है, किसी तरह कोई परेशानी, यहाँ से ये कट गया। अब ये आपको 4x³ प्लस 4x ये भी कट गया। आपके सामने आया -x² आया, 4x आया, -1 आया। ठीक है, अब आपके सामने जो दिख रहा -x² प्लस 4x, अब माइनस क्या दिख रहा, 1 दिख रहा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको जिस तरह से अब पहले वाले रूल को फॉलो किया था वहां पर करते हैं, माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से करेंगे तो x² हो गया, -x², माइनस गुने माइनस प्लस 4x हो गया, अब प्लस गुने माइनस -1 हो गया। अब देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ से ये रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आया। आपके सामने जो भागफल आया, भागफल क्या, दो अन्य जो शून्यक को ज्ञात करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, दो अन्य शून्यक के लिए अब हम लोग प्रोसेस को जाएंगे। शून्यक के लिए x² -1 बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो x² बराबर 1 होगा। x बराबर, इसलिए x बराबर क्या होगा भाई मेरे, √1 यानी प्लस माइनस, यानी जो अन्य शून्यक का जो वैल्यू निकलेगा, यानी x का जो मान निकलेगा, एक आएगा पॉजिटिव में, एक आएगा निगेटिव में। एक आएगा क्या में, पॉजिटिव में, और एक आएगा क्या में, निगेटिव में। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो पावर है 4 है, तो यह इंडिकेट करता है कि इसका जो दो शून्यक दे रखा है, एक का 2 + √3, एक 2 - √3, और शून्यक को जब हम लोग तलाश करते हैं तो भागफल के सहायता से एक 1 पाया, एक -1 पाया। मुझे उम्मीद है कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में नहीं हुआ होगा, और यही बेस पर आधारित आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप काफ़ी अच्छे ढंग से उसको एक प्रैक्टिस कर लें, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम उससे ना छोड़ें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन का जब आप प्रैक्टिस कर लोगे मेरे भाई, तो फिर आपके लिए बहुपद या त्रिघात बहुपद हो या द्विघात बहुपद हो, सब आसान होगा। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि आज जो बहुपद का जो क्लास है वो बिल्कुल इंड क्लास हो गया। कहीं पर कोई भी कंसेप्ट को मैंने नहीं छोड़ा है जो आपको परेशानी में डाले, जो आपको टेंशन में डाले। ठीक है, चलिए, मैं ये चाहता हूं कि जितना भी आज मैंने पढ़ाया है मेरे प्यारे भाई एवं बहन, वो सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्रैक्टिस को आप छोड़ोगे, आप क्वेश्चन से नाता तोड़ोगे। ठीक है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस कर लें सारे क्वेश्चन का। आज के क्लास को मैं यहीं तक विराम करता हूं, और इस पर आधारित और भी अगर आपके सामने माइंड में क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन को खुद से आप डील करने की कोशिश करें, वरना आप कमेंट में मेरे दें। आपको मेरा क्लास यदि अच्छा लगा हो तो बिल्कुल कमेंट करें। इससे क्या हो कि अच्छी बुरी की बात को मैं बताऊंगा कि आप इसके माइंड में किसी तरह का कौन सी प्रॉब्लम हो रहा है या कौन सा अच्छा चीज को आप समझ पा रहे हो। ठीक है, आज की क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।